चलिए बेटा शुरू कर रहे हैं हम लोग। जनवरी मंथ है आपका करंट का। और वन लाइनर बेसिकली जो है वो इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स मैं आप लोगों को बता दूं कौन कौन से है। सबसे पहला है इंडिया, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ठीक है जी। तो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और इकोनॉमी का साइज आप लोग जीडीपी के बेसिस पर बताते हैं। इंडिया की जो जीडीपी है इस समय, दिस इज 4.18 ट्रिलियन डॉलर। 4.18 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी हमारी। इंडिया से ऊपर 3 और देश हैं। तो अगर मैं लार्जेस्ट इकोनॉमीज की बात करता हूं, तो लार्जेस्ट इकोनॉमीज में सबसे पहले आपके पास है यूएस, सेकंड लार्जेस्ट है चाइना, थर्ड लार्जेस्ट इज जर्मनी, फोर्थ लार्जेस्ट इंडिया है और फिफ्थ लार्जेस्ट है जापान। तो जिसकी इकोनॉमी को सरपास किया है वो जापान है। ठीक है जी। तो जापान की इकोनॉमी को सरपास करके इंडिया बना फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड करंट, एक बर्ड सेंचुरी है यूपी में जिसको आप लोगों ने इको सेंसिटिव जोन जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। बर्ड सेंचुरी का नाम लिख दीजिएगा, पार्वती, पार्वती अर्गा, पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी। तो ये पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी जो है बेटा, पहली बात तो ये बर्ड सेंचुरी है किधर, तो इट इज इन यूपी, उत्तर प्रदेश, एंड हैज बीन डिक्लेयर्ड अ इको सेंसिटिव जोन। अच्छा, इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर होने से होता क्या है, इस बर्ड सेंचुरी के आसपास किसी तरीके का कोई कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होगा। ठीक है। और अगर कोई भी बर्ड सेंचुरी है, नेशनल पार्क या कुछ भी है, किसी भी बर्ड सेंचुरी या नेशनल पार्क के कोर एरिया में आपको जाने नहीं दिया जाता। कोर एरिया मतलब सेंटर मोस्ट एरिया। जो आप लोग बर्ड सफारी या फिर वाइल्ड लाइफ सफारी पर जाते हो, वो कोर एरिया के आसपास का एरिया होता है जिसको आप लोग बफर जोन कहते हो। तो ये बफर जोन है। एट मैक्सिमम आप लोगों को जहां पर जाना अलाउड होता है वो बफर जोन होता है। ठीक है जी। तो ये बफर जोन है। बफर जोन जहां पर आप लोगों को जाना अलाउड होता है किसी भी बर्ड सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क में या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। बफर जोन के बाद का जो एरिया होता है ना बेटा, ये वाला, जहां पर ये लोग कुछ टेम्परेरी शेल्टर बना सकते हैं। टेम्परेरी शेल्टर का मतलब जैसे किसी नेशनल पार्क में आप लोग गए, नेशनल पार्क में उन्होंने ऑफिस बनाने हैं, टिकट काउंटर बनाने हैं, तो वो परमानेंट शेल्टर नहीं होते हैं, वो टेम्परेरी शेल्टर होते हैं। और इसको आप लोग ट्रांजिशन जोन कहते हैं। इतना समझ के चलिए कि कोर, बफर जोन या ट्रांजिशन जोन, किसी भी जोन में माइनिंग एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। थर्ड करंट, दुलहस्ती, दुलहस्ती सेकंड। ये एक डैम है, मतलब एक मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट है। हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा था कि किसी डैम को मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट क्यों बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बताइए। किसी भी डैम को मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट क्यों कहा जाता है? हाँ, कैसे? एक तो डैम से बनेगा इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा एक तो डैम से आप इरिगेशन के लिए पानी डाइवर्ट कर सकते हो, थर्ड और क्या हो सकता है? बताओ भाई। डैम बनने का पहला कारण क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बन गई। दूसरा, इरिगेशन के लिए पानी मिल गया, क्योंकि रुका हुआ पानी जो है वो डाइवर्ट हो सकता है। थर्ड क्या हो सकता है डैम से?
डैम से फ्लड कंट्रोल होता है। फ्लड, अगर बाय चांस बहुत ज्यादा पानी आ जाते हैं तो डैम उसको रोक लेता है, तो फ्लड कंट्रोल में भी डैम काम आता है। तो दुलहस्ती रिवर वैली प्रोजेक्ट, पहली बात तो कौन सी रिवर पर है? रिवर है चेनाब। चेनाब। स्टेट की बात करूं अगर मैं, तो स्टेट है आपके पास जम्मू एंड कश्मीर, मतलब यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर का जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है किश्तवाड़। तो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, ये थर्ड इंपॉर्टेंट करंट हो गया बेटा। अब मैं चल रहा हूं फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ये फोर्थ है एक प्रोग्राम जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार ने 2018 में चलाया था। प्रोग्राम का नाम है आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना। ये आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की मैं बात करूं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसमें 5 लाख का 5 लाख हेल्थ कवर पर फैमिली पर ईयर मिलता आपको। और ये केवल पुअर के लिए है, तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग रहते हैं उनके लिए। इसके बाद सीनियर सिटीजन, बेटा इंडिया में पुअर इनकम से नहीं होता, कैलोरीज से होता है। क्या पूरे दिन में कैलोरीज कितना खाना खाते हो? बिलो पॉवर्टी लाइन तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से जो सेट होती है वो कैलोरीज के बेसिस पे सेट होती है, इनकम के बेसिस पर। हाँ, बिलो पॉवर्टी लाइन। हाँ जी बेटा बोलिए, एक मिनट रुकिए यार, सुनने तो दो मुझे। हाँ जी, अच्छा सॉरी मैम, ठीक है। सीनियर सिटीजन की बात करता हूं, तो सीनियर सिटीजन को भी यहां पर 5 लाख का हेल्थ कवर मिलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, तो सीनियर सिटीजन कोई भी हो उनका इनकम नहीं पूछेंगे ये लोग, उसको तो 5 लाख का कार्ड बना के ये लोग दे देंगे। चलिए, अब आयुष्मान भारत योजना रिसेंटली कौन से 2 स्टेट में एक्सटेंड हुई है? recently extended to Delhi and Odisha। तो दिल्ली के सिटीजन्स और उड़ीसा के सिटीजन्स के पास भी आयुष्मान प्रोग्राम का बेनिफिट नहीं था। अभी एक स्टेट और रह गया है जहां पर आयुष्मान भारत लागू नहीं है, लीविंग जस्ट 1 स्टेट। और वो स्टेट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को छोड़कर बाकी आयुष्मान प्रोग्राम पैन इंडिया इंप्लीमेंटेड है, सारी यूनियन टेरिटरीज और सभी स्टेट्स में इसी साल बेटा। इसके बाद 5th बहुत इंपॉर्टेंट करंट होगा, दिस इज इजराइल। इजराइल प्राइस फॉर पीस। प्राइस फॉर पीस, इजराइल प्राइस फॉर पीस 2025। इजराइल ये प्राइस कभी भी नॉन इजराइलियों को नहीं देता, ये भी मैं आपको बता दूं। कोई भी ऐसा इंसान जो इजराइल का सिटीजन नहीं है उसको नहीं मिलता। बट इस बार थोड़ा चेंज हुआ है, और चेंज क्या हुआ है, इजराइल प्राइस फॉर पीस इस बार डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। डोनाल्ड ट्रंप को आप लोगों ने नोबेल प्राइज नहीं दिया ना, तो अब वो इतनी अशांति फैला रहा है कि बस पूछो मत। शांति नहीं तो अशांति सही, मतलब कुछ ना कुछ तो याद रहे किसी को। तो ये फर्स्ट टाइम है किसी नॉन इजरायली को इन 80 ईयर्स कि ये प्राइज मिला हो, फर्स्ट टाइम इन 80 ईयर्स। डोनाल्ड ट्रंप को मिला इस बार 2025 का इजरायली प्राइज फॉर पीस। नेक्स्ट,
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जैसे रॉ काम करती है ना, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जैसे आईबी काम करता है वैसे ही काम करता है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एक बार बच्चों का नाम लो, काजल, इसमें खोल देना। नहीं आपके पास मैंने दिया हुआ ना पर्ची, काजल, श्रेयांश, वैभव, यश। काजल, श्रेयांश, वैभव और यश। बेटा आपको क्लास समझ में आ रही है? मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ फिलहाल जनवरी मंथ के, है ना। और कुछ नहीं है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वन लाइनर एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, देखो हर एक बॉडी का एक डीजी होता है, डीजी का मतलब डायरेक्टर जनरल। तो एनआईए के डायरेक्टर जनरल कौन है? और जितनी भी ये पुलिसिंग फोर्स होती है ना या इंटेलिजेंस फोर्स, उसमें आईपीएस ऑफिसर को ही डीजी बनाते हो आप बेसिकली। तो इसके जो नए डीजी बने हैं उनका नाम है राकेश अग्रवाल, आईपीएस राकेश अग्रवाल। ये हो गया आपके पास एनआईए। 7th, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मैगलीव ट्रेन। अब ये मैगलीव ट्रेन क्या होती है? ये लोग ना मैग्नेटिक फोर्स की मदद से ट्रेन चलाते हैं। तो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट मैगलीव ट्रेन चलाई है चाइना ने। इस ट्रेन की स्पीड हैरान कर देगी, 700 किलोमीटर पर आवर इन जस्ट 2 सेकेंड्स। दो सेकंड में इस ट्रेन ने 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अटेन कर ली। ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट मैगलीव ट्रेन का रिकॉर्ड बना दिया है चाइना ने। इसके बाद आगे आरबीआई का नया पॉडकास्ट है, आरबीआई न्यू पॉडकास्ट। पॉडकास्ट तो सबको समझ में आता ही है। पॉडकास्ट क्या होता है? पॉडकास्ट पॉडकास्ट क्या होता है? हाँ मतलब कोई भी लोग होंगे 2-3, माइक लगा होगा, बगलोली करेंगे तुम्हारे सामने सामने, अपनी जिंदगी बताना, हाँ जो भी है, उनको ऐसा लगता है कि दुनिया देख के खुश होगी, तो वो पॉडकास्ट। तो आरबीआई का नया पॉडकास्ट है जिसका नाम है आरबीआई टॉक्स। आरबीआई टॉक्स, पैसा टू पॉलिसी। हाँ, ये आरबीआई का नया पॉडकास्ट है फाइनेंशियल अवेयरनेस को स्प्रेड आउट करने के लिए। कैसा गया पेपर मैम आपका? आपका सीयूटी पीजी का था ना, लॉ? अच्छा, तो आरबीआई टॉक्स पैसा टू पॉलिसी। ओ थैंक यू भाई। आओ इस पे आ जाओ, बैक टू इस पर आओ। इसके बाद नेक्स्ट एक एआई रिसर्च सेंटर खुला है इंडिया में, एआई, इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये खुला है गिफ्ट सिटी में। कोई मुझे गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म बता सकता है? गिफ्ट सिटी है किधर? गुजरात। गिफ्ट सिटी की फुल फॉर्म? जी का मतलब गुजरात, गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी। आगे आ जाओ।
आ जाओ आगे आ जाओ। कोई भी ऐसी कंपनी जो फाइनेंशियल सेक्टर में काम करे, जैसे पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, ये सब फिनटेक कंपनीज हैं। इसके बाद फर्स्ट स्टेट, पहला स्टेट जिसने 8th पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया। पे कमीशन क्या होती है? अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो हर 10 साल में सैलरी बढ़ती है, तो वो 10 साल में सैलरी तभी बढ़ेगी जब पे कमीशन बनेगा, है ना। तो पहला स्टेट जिसने 8th पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया, बनाया मतलब, अब ये 8th पे कमीशन बना है, ये अपनी रिपोर्ट देगा कि कितनी सैलरी बढ़नी चाहिए, उसके हिसाब से वो इंप्लीमेंट होगा। 8th पे कमीशन। बड़ा भारी बोलना पड़ेगा आपको, मुझे नहीं पता कहां से। और ये 8th पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करने वाला स्टेट है असम। 11th, यहां पर एक टैक्स का नाम लिख रहा हूं और इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी का नाम। टैक्स का नाम है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, टैक्स। और इस टैक्स को इंप्लीमेंट किया है यूरोपियन यूनियन ने। यूनियन। अब ये टैक्स क्या होता है इसको थोड़ा बहुत समझ लो। जैसे मान के चलो कि कोई आइटम आप प्रोड्यूस करते हो यूरोपियन यूनियन, यूरोप में कहीं पर, उस आइटम की वजह से कार्बन बहुत ज्यादा इमिट होता है, तो उन्होंने कार्बन की वजह से आपकी कंपनी के ऊपर अलग से टैक्स लगा दिया कि आप पोल्यूट कर रहे हो देश, ठीक है। फिर आपने दूसरा तरीका निकाला, आपने सोचा कि दुनिया में वो कंपनीज या वो देश जहां पर कार्बन पॉलिसी नहीं है, कोई भी देश जहां पर जितना मर्जी पोल्यूशन कर लो कुछ होता नहीं है, तो वहां पे प्रोडक्ट बनवा के इंडिया यूरोप में इंपोर्ट कर लेंगे। तो बेसिकली हम लोग तो पोल्यूशन नहीं कर रहे हैं ना, बट हम करवा रहे हैं। तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म टैक्स क्या बोलता है कि अगर कोई भी कंपनी ऐसा प्रोडक्ट इंपोर्ट करती है यूरोप में जिससे कार्बन एमिट होता है, तो भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने कार्बन एमिट नहीं किया, समझ में आता, बट आपने करवाया जरूर है। अब अर्थ तो एक ही है ना यार, आप भले कहीं भी रहो। तो ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म टैक्स यूरोपियन यूनियन इंप्लीमेंट करती है कार्बन लीकेजेस को प्रिवेंट करने के लिए, कि केवल यूरोप में नहीं दुनिया में कहीं पर भी अगर आप हैं तो कार्बन जो है वो आप कम से कम एमिट करें। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स के समय चीफ कौन है? एक सरदार जी है इंडियन एयरफोर्स के चीफ, जल्दी बताइए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वैभव, यश, श्रेयांश। बेटा इंडियन एयरफोर्स के चीफ का नाम है अमरप्रीत सिंह, है ना। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं वो है वाइस चीफ। वाइस चीफ का मतलब अमरप्रीत सिंह के रिटायर होने के बाद ये चीफ बनेंगे, और इनका नाम है एयर मार्शल नागेश कपूर। एयर मार्शल नागेश कपूर। इसके बाद फर्स्ट मुस्लिम मेयर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी में पहला मुस्लिम मेयर। काफी फेमस हुए थे ये। इन्होंने अपना ओथ सेरेमनी में पंजाबी रैप रिसाइट किया था। कोई नाम बता सकता है इनका? हाँ, वेरी गुड, ज़ोहरान ममदानी। ज़ोहरान ममदानी। नेक्स्ट, हाईएस्ट विकेट टेकर इन विमेन T20 इंटरनेशनल कौन है? हाईएस्ट विकेट टेकर
इन विमेन T20 इंटरनेशनल, इनका नाम लिख लीजिए, दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट स्लम फ्री सिटी कौन है? यहां पे झुग्गी झोपड़ी नहीं मिलेगी आपको पूरी सिटी में। सूरत। इंडियाज फर्स्ट स्लम फ्री सिटी। नेक्स्ट, टाइगर डेथ्स 2025। देखो 2025 में बहुत बड़ी क्वांटिटी में टाइगर जो है वो मरे। सबसे ज्यादा टाइगर डेथ जो है वो रिकॉर्ड हुआ महाराष्ट्र में। ओ सॉरी, गलत हो गया। सेकंड हाईएस्ट महाराष्ट्र, हाईएस्ट एमपी। देखो एमपी को आप लोग टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी तो बोलते हैं ना सबसे। हाँ, तो सबसे ज्यादा टाइगर और मतलब बिग कैट्स जितनी भी हैं, टाइगर, लेपर्ड जो भी है, चीता है ना, तो वो सब एमपी में ज्यादा है। तो हाईएस्ट एमपी, सेकंड हाईएस्ट महाराष्ट्र और थर्ड हाईएस्ट है केरला। नेक्स्ट बेटा, डीआरडीओ ने एक मिसाइल टेस्ट करी है अभी। डीआरडीओ टेस्टेड प्रलय मिसाइल। अब जो भी मिसाइल वगैरह आप लोग टेस्ट करते हो ना, उसके लिए हम लोगों ने अलग से एक जगह बना रखी है उड़ीसा में। जगह का नाम है चांदीपुर, तो उड़ीसा की चांदीपुर। तो अगर लोकेशन की बात करें, लोकेशन है चांदीपुर। और अब मैं प्रलय मिसाइल के बारे में बात कर लूं, ये क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। हाँ, उड़ीसा में है। ये मिसाइल क्वासी बैलिस्टिक है। रेंज की अगर बात करूं, 150 से 500 किलोमीटर तक के टारगेट को ये न्यूट्रलाइज कर सकती है। 500 से 1000 किलो तक का वॉरहेड ये कैरी कर सकती है। वॉरहेड का मतलब होता है बेटा बारूद कितना कैरी कर सकती है। वॉरहेड, ये रेंज हो गया। अब ये क्वासी बैलिस्टिक और मिसाइल्स की टाइप बता दूं बेटा। मान लो कि ये लॉन्चर है और ये टारगेट है। तो एक मिसाइल होती है जो जमीन से ऊपर उठती है और फिर जमीन के पैरेलल चलने लगती है। अगर ये मिसाइल है तो आप इसको क्रूज कहते हैं। सेकंड मिसाइल होती है जो ऊपर उठती है, अंतरिक्ष में जाती है और पैराबोला बनाकर टारगेट के ऊपर से एंटर करती है। ये पैराबोलिक पाथ, इसको बैलिस्टिक कहते हैं आप, बैलिस्टिक मिसाइल। अब क्वासी बैलिस्टिक है। क्वासी बैलिस्टिक का मतलब आधी बैलिस्टिक है, बहुत बड़ा रेंज कवर नहीं करती है। 500 से मतलब 150 से 500 किलोमीटर। तो आप डायरेक्ट भी ये मिसाइल चला सकते हो जैसे क्रूज की तरह, और पैराबोलिक पाथ में अगर चलाना चाहते हो तो वो भी चला सकते हो। तो क्वासी बैलिस्टिक का मतलब जिसमें दोनों एक तरीके से काम आपके हो जाए, बट रेंज बहुत ज्यादा नहीं है इस मिसाइल की। मतलब क्या कि प्रलय मिसाइल सिस्टम से ड्रोन्स वगैरह को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। हाँ मैम, क्रूज मिसाइल हो गया जो अर्थ के पैरेलल चलती है।
है ना, अर्थ के पैरेलल जो मिसाइल चली वो क्रूज, और जो पैराबोलिक पाथ में चली वो बैलिस्टिक, और वो मिसाइल जो ऑलमोस्ट दोनों पाथ को फॉलो कर सकती है कुछ कुछ, वो क्वासी बैलिस्टिक। तो प्रलय मिसाइल क्योंकि रेंज बहुत ज्यादा नहीं है ना, तो इसका मतलब ड्रोन्स वगैरह अगर हिट करने हो तो इंडिया प्रलय मिसाइल चला सकता है, और वॉरहेड अच्छा खासा है। प्लस अगर पाकिस्तान में कुछ एक टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करना हो जो 500 किलोमीटर तक की दूरी पर है, उनको भी आप लोग प्रलय मिसाइल से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। हाँ, जैसे कामाकाजी ड्रोन्स ईरान के, अब ये ड्रोन की कॉस्ट बहुत कम है, मुश्किल से 15 लाख 20 लाख रुपए, बट 15-20 लाख के इस ड्रोन को न्यूट्रलाइज करने के लिए अमेरिका इजराइल करोड़ों की मिसाइल चला रहा है। अब ड्रोन्स वॉर, आज की वॉरफेयर में सबसे पहले अगर कोई चीज चलना शुरू होती है तो वो ड्रोन्स होते हैं। अगर ड्रोन को न्यूट्रलाइज करने का कोई सस्ता जुगाड़ ढूंढ लिया आपने तो फिर तो जीत जाओगे इस दुनिया में, नहीं तो फिर खर्चा बहुत बढ़ेगा आपका, जैसे ईरान और यूएस इजराइल वॉर में चल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट, यंगेस्ट विमेन इन द वर्ल्ड, यंगेस्ट विमेन टू कंप्लीट 7 समिट। ये 7 समिट क्या होते हैं? सेवन समिट का मतलब, हाँ, तो 7 महाद्वीपों की 7 जो सबसे ऊंची चोटियां हैं उसको चढ़ने वाली यंगेस्ट विमेन इंडियन है। 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां जो हैं वो चढ़ने वाली, हाँ सारी, काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन 18 साल की हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप। वर्ल्ड ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप, पहली बात तो ये हुआ कहां पर था? दोहा। दोहा किस देश की कैपिटल है? कतर। तो दोहा कतर। और इस चेस चैंपियनशिप में विनर कौन रहे? बड़ा एरोगेंट प्लेयर है ये चेस का, क्या नाम है? चेस का प्लेयर है, बहुत एरोगेंट है, नॉर्वे से आता है। हार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है ने। मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन। नेक्स्ट, इंडियन विमेन हॉकी टीम के कोच कौन है? हाँ, दोहा कतर में हुई है और जीते हैं मैग्नस कार्लसन। इंडियन विमेन हॉकी टीम के कोच, इनका नाम लिख लीजिए। कोच है इनका सजॉर्ड मैरिजने। तो सजॉर्ड मैरिजने। नेक्स्ट, नेशनल वॉलीबॉल 72nd नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट कहां पर हुआ? सेवेंटी सेकेंड नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट वाराणसी। हाँ, 72nd। नेक्स्ट, कम्युनिटी रेडियो
community radio started by Indian Army, community radio by Indian Army at राजौरी. राजौरी कहां पर है? राजौरी जम्मू कश्मीर. तो जम्मू कश्मीर के राजौरी में इंडियन आर्मी ने कम्युनिटी रेडियो चलाया एक, मतलब वहां के रहने वाले लोगों के लिए. कम्युनिटी रेडियो का नाम है रेडियो संगम. और राजौरी पीओके के पास लगता एरिया है, तो आए दिन यहाँ पे सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान करता रहता है. तो बाई चांस अगर पूरा गांव खाली करवाना हुआ तो कम्युनिटी रेडियो उस मामले में बहुत अच्छा काम करता है आपका. नेक्स्ट, इंडियन आर्मी ने 2026 को क्या डिक्लेयर किया है? तो इंडियन आर्मी डिक्लेयर 2026 एज द ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी. तो मतलब इस पूरे साल इंडियन आर्मी नेटवर्क को सुधारने और डेटा को प्रोटेक्ट करने के बारे में काम करेगी. नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी. नेक्स्ट, एक मैस्कॉट है अभी. मैस्कॉट, मैस्कॉट क्या होता है? मैस्कॉट मैस्कॉट किसको बोलते हैं? मैस्कॉट होता है कोई भी एनिमेटेड फिगर, कोई भी एनिमेटेड कैरेक्टर जिसमें जान डाल के वो दिखाते हैं, कार्टून टाइप का. हो सकता है वो जानवर भी हो, कोई जानवर का मैस्कॉट बना दिया है ना, हो सकता है किसी बर्ड का मैस्कॉट बन गया, या ह्यूमन या विमेन मैस्कॉट्स भी होते हैं. हाँ जी, हाँ मतलब एक तरीके से एनीमे कह सकते हो, कोई भी एनीमे कैरेक्टर हो गया आपके लिए. इस मैस्कॉट का नाम है सांख्यिकी. सांख्यिकी, SANKHYIKI. सांख्यिकी. सांख्यिकी ये मैस्कॉट किस मिनिस्ट्री का है? अगर मिनिस्ट्री की बात करें तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन. मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन. हाँ जी, एक टी और लगा दो. तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन. अभी इंडिया में सेंसस होगा ना बेटा 2027 का, उसके भी मैस्कॉट्स इन्होंने लॉन्च कर दिए हैं. तो 2 मैस्कॉट है, एक मेल एक फीमेल. हो सकता है वो मेल मैस्कॉट या फीमेल मैस्कॉट का नाम पूछ ले. जो मेल मैस्कॉट है उसका नाम क्या है? वैसे अगर थोड़ा बहुत अखबार पढ़ाओ, क्योंकि कल परसों की न्यूज है, विकास नाम है. और फीमेल मैस्कॉट का नाम है प्रगति. हाँ, तो विकास और प्रगति सेंसस 2027 के 2 मैस्कॉट्स हैं. तो मैस्कॉट्स आप कहीं पर भी जाओगे ना, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक्स, विकास और प्रगति, हर एक चीज का कुछ ना कुछ मैस्कॉट आजकल बना देते हैं. जैसे इंडिया में एक गेम हुआ था 2010 में, कॉमनवेल्थ गेम्स, उसका मैस्कॉट था शेरा, है ना, शेर बनाते थे वहां पर, एक शेरा मैस्कॉट था एक तरीके से. तो मैस्कॉट कोई भी एनिमे कैरेक्टर होता है. इसके बाद आगे बढ़ते हैं. कुछ नहीं होता, मैस्कॉट उसके पोस्टर्स लगते हैं या जब सेंसस को प्रमोट करना होता है तब यही मैस्कॉट, जैसे किसी रेस्टोरेंट को प्रमोट करने के लिए डोनाल्ड डक, मिकी माउस जैसे कुछ लोगों को कपड़े पहनाकर बाहर नहीं खड़ा कर देते. हाँ, तो वो किसी भी प्रोग्राम को एक तरीके से प्रमोट करने के तरीके होते हैं. चलिए, अब दुनिया की सबसे लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री.
लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर नेशन। और लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर नेशन है इंडिया। नेक्स्ट, इंडिया में इस बार सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहां पर आया? इंडियाज टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अभी, ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर जो अभी खत्म हो जाएगा मार्च 31 को तो यहां पर मैं 25-26 लिख दूं। तो 2025-26 में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो आया वो आंध्र प्रदेश में आया। आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर पर रहा, उड़ीसा थर्ड नंबर पर, महाराष्ट्र। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट्स हैं ये आपके पास। इसके बाद इंडिया का पहला स्वदेशी, इंडियाज इंडिजिनस पोल्यूशन कंट्रोल वेसल। इस जहाज का काम क्या होगा? पानी में जो प्रदूषण होता है उसको कम करेगा ये। इंडिजिनस का मतलब है पूरी तरीके से भारत में बना है। इस जहाज का नाम है ICGS समुद्र प्रताप, महाराष्ट्र। यहां पर मुझे कौन बताएगा ICGS का मतलब? अगर INS होता तो इंडियन नेवल शिप होता। तो ICGS का मतलब बताइए। हंस लेता हूं मैं। हाँ, ICGS वेरी गुड, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। ICGS का मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। तो हमारे भारत में 4 संस्थाएं बनाई हमने प्रोटेक्शन के लिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड्स। तो कोस्ट गार्ड्स का काम है इंडिया की कोस्ट को प्रोटेक्ट करना। तो ये समुद्र प्रताप इंडियन नेवी की कोई शिप नहीं है, ये कोस्ट गार्ड शिप है। नेक्स्ट, सी वाटर desalinization system developed by DRDO for army। आर्मी कहीं भी जाए इस एक इक्विपमेंट से गंदे से गंदा पानी ये लोग अपना प्यूरिफाई करके पीने योग्य बना सकते हैं। इस इक्विपमेंट को DRDO ने बनाया है, यहां तक कि सी वाटर जो है उसको भी प्यूरिफाई किया जा सकता है। इस इक्विपमेंट का नाम है स्वदेश। इसमें A और E स्मॉल रहेगा। दिस इज स्वदेश। हाँ जी, अब इसमें इसका फुल फॉर्म क्या है? देखो, S का मतलब है सी वाटर, WA का मतलब वाटर, DE का मतलब है डीसैलिनाइजेशन और S का मतलब सिस्टम। ये लिखा हुआ आपके सामने पूरी फुल फॉर्म स्वदेश। तो सी वाटर डीसैलिनाइजेशन सिस्टम। जैसे गल्फ कंट्री, अब जहां पे वॉर चल रहा है इस समय, ईरान, इजराइल, पूरा, अब इस पूरे की पूरे गल्फ कंट्रीज में कोई भी रिवर नहीं है। अब पानी पीने के लिए कहां से लोग ये पानी लेकर आएंगे? तो उन्होंने पर्शियन गल्फ में कुछ ऐसे ही डीसैलिनाइजेशन प्लांट लगा रखे बड़े बड़े, जो सी वाटर को प्यूरिफाई करके पीने योग्य पानी बनाता है। अब ईरान की धमकी आई थी ना US को कि अगर ये वॉर नहीं रुकी या आपने हमारी शर्तें नहीं मानी तो पूरे वो मिडिल ईस्ट में पीने योग्य पानी नहीं होगा।
अब पीने योग्य पानी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लोग डीसैलिनाइजेशन प्लांट उसको टारगेट करेंगे। अगर वो प्लांट टूट गया या फट गया या फिर खराब हो गया तो ये पीने योग्य पानी लाएंगे कहां से? समझ रहे हो आप लोग? तो ये है आपका पूरा की पूरा फिलहाल फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। ये हमने तो बहुत छोटा सा बनाया है, इनका तो एकड़ों में है प्लांट। इसके बाद आगे बढ़ता हूं। दिस इज द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। यश, समझ में आ रहा आपको क्लास? श्रेयांश, काजल, वैभव, आगे बढ़ रहा हूं बेटा। फर्स्ट वीक प्रसार भारती। भाई देखो, इंडिया का ब्रॉडकास्टिंग चैनल है, या तो प्रसार भारती के नाम से फेमस होगा, नहीं तो आकाशवाणी, है ना, जो ब्रॉडकास्ट करता है रेडियो पर। तो प्रसार भारती जो है, इन्होंने मणिपुर में ब्रॉडकास्ट दोबारा से रिज्यूम किया है। कौन सी लैंग्वेज में? हाँ जी, अब ब्रॉडकास्ट इन थाडो लैंग्वेज इन मणिपुर। तो मणिपुर में जो प्रसार भारती ने ब्रॉडकास्ट शुरू किया है वो थाडो लैंग्वेज में शुरू किया दोबारा से क्योंकि मणिपुर में वो हो गया था, वॉयलेंस हो गया था, कुकी और मैतेई ट्राइब, इस वजह से। इसके बाद एनडीए गवर्नमेंट को 11 साल पूरे हो गए इस साल। 11 years of India government। एनडीए सरकार के 11 साल पूरे होने पर इन्होंने कैंपेन चलाया है। उस कैंपेन का नाम बदलता भारत मेरा अनुभव। बदलता भारत मेरा अनुभव कैंपेन ये चलाया एनडीए। एनडीए गवर्नमेंट मतलब बीजेपी गवर्नमेंट। 11 साल पूरे हो गए इनके। इसके बाद नेक्स्ट अनुभव। तुम चारों को 4 डायरेक्शन में बिठा दूं? आप आओ, उठो, इधर आओ। आप आ जाओ बीच में। यहाँ पर आओ, खड़े हो जाओ। इधर बिल्कुल इनके साथ में बैठो। उधर हाँ, इधर बैठ जाओ। बैठो 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 बैठो। मैं परेशान नहीं होता ऐसे। हाँ जी, क्या बात? आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट, इंडियन एयरफोर्स के किसी फाइटर जेट को 25 साल पूरे हुए हैं अभी। क्या नाम है इसका? इंडियन एयरफोर्स marks 25 years of तेजस। जो तेजस है ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, सिंगल इंजन, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। और तेजस को चलाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोग्राम शुरू किया था 1983 में। जिसमें सिंगल इंजन लगा होता है।
डबल इंजन नहीं होता ये। नेक्स्ट, इस बार 26 जनवरी को इंडियन आर्मी की एक बटालियन शोकेस की गई थी पहली बार। बटालियन का नाम? वेरी गुड। इंडियन आर्मी लॉन्च्ड a new battalion on Republic Day। रिपब्लिक डे पर जो बटालियन लॉन्च हुई है इसका नाम है भैरव। इस बटालियन का अच्छा काम क्या है? ये ड्रोन इंटीग्रेटेड बटालियन है। पूरी बटालियन को ड्रोन चलाना सिखाया गया है, क्योंकि आने वाला वॉरफेयर ड्रोन वॉरफेयर है। मिसाइल से पहले ड्रोन आएंगे अटैक करने के लिए। तो ये नेक्स्ट, कर्नाटका के लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम। कर्नाटकाज, मैं अभी आपको और पीछे भेजता हूं। कर्नाटका लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम, और कर्नाटका के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम का नाम है सिद्धारमैया, जो इस समय चल रहे हैं सीएम। 11 साल नहीं, 7 साल 8 महीने नहीं। सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम है सिक्किम के। सिद्धारमैया। कर्नाटका में आज तक कभी इतने लंबे साल तक किसी एक आदमी ने सीएम का पद नहीं संभाला। सिद्धारमैया। नेक्स्ट, हाँ एच है। नेक्स्ट, कोई मुझे बताएगा नेल्सन मंडेला, जो नेल्सन मंडेला थे वो कौन सी पार्टी के थे? नेल्सन मंडेला किस पार्टी के थे? उस पार्टी का भी फाउंडेशन डे बनाया गया। वेरी गुड, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, है ना। नेक्स्ट, फेडरल बैंक जो एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इन्होंने अभी अपना एक नया ब्रांड आइडेंटिटी लॉन्च किया है। तो फेडरल बैंक्स न्यू ब्रांड आइडेंटिटी। और नई ब्रांड आइडेंटिटी का नाम है इनका द फॉर्चूना वेव। द फॉर्चूना वेव। नेक्स्ट, इंडिया ने चाइनीज नेशनल्स के लिए एक नया वीजा लॉन्च किया है। और चाइनीज नेशनल्स के लिए जो नया वीजा लॉन्च किया है उसका नाम है ई प्रोडक्शन e-production, investment and business visa। इस वीजा का शॉर्ट फॉर्म है EB4। EB4
नेक्स्ट, एक नया एजुकेशन प्रोग्राम चला है असम ने, नाम है इसका संस्कार शाला। चाइल्ड नेशनलिस्ट, हाँ, चाइनीज नेशनल मतलब सिटीजन ऑफ चाइना। Assam launched a value-based education system. तो 4 से 14 साल के बच्चों के लिए एक नया वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। वैल्यू बेस्ड का मतलब क्या होता है? बच्चों को यहाँ पर एथिक्स सिखाए जाएंगे और इस पूरे स्कूल का नाम है संस्कार शाला। संस्कार शाला। नेक्स्ट, चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के चेयरमैन कौन बने अभी? नाम है इनका AK बाला सुब्रमण्यम। AK बाला सुब्रमण्यन। ये देखो, मैं आपको बता दूं, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड इंडिया के बहुत सारे PM थे, जिसमें से एक है प्राइम मिनिस्टर नेहरू। इनका कभी मानना नहीं था कि एटॉमिक एनर्जी की तरफ इंडिया को बढ़ना चाहिए, बट एक प्रेसिडेंट हुए थे जिसका नाम था प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह ने बनाया था एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, महाराष्ट्र बंबई में। उसके बाद PM आती है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के जमाने में 1971 का वॉर होता है बांग्लादेश के साथ, मतलब जो ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान बना बांग्लादेश। और जब बांग्लादेश हम लोगों ने बनाया, तब US उस समय, क्योंकि पाकिस्तान का बहुत बड़ा सपोर्टर हुआ करता था, खैर आज भी है, तो US ने धमकी दी इंडिया को कि हम अपनी नेवी लेकर अटैक करेंगे आपके ऊपर, जैसे अभी US की नेवी ईरान पर कर रही है। तो अब क्योंकि जो चल रहा है इस समय मिडिल ईस्ट में, उसके साथ जोड़कर समझ सकते हो आप। यहाँ पर इंडियन PM इंदिरा गांधी जो है वो USSR जाती हैं और USSR से प्रोटेक्शन लेकर आती हैं, और न्यूक्लियर सबमरीन जो हैं, सोवियत संघ के न्यूक्लियर सबमरीन्स, वो इंडिया के पानियों में प्लेस कर दी जाती है। और तब पहली बार इंडिया को समझ में आता है कि किसी कंट्री के पास अगर न्यूक्लियर वेपन है तो उस कंट्री से कोई सीधे मुंह, मतलब इस तरीके से बात नहीं करता जैसे ये हमारे साथ कर रहे थे उस समय, कि आपको मतलब आपके मिसाइल गिरा देंगे या एक वॉर हो जाएगी, ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। तो इंदिरा गांधी को बोलूंगा मैं, 1974 में मैडम ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, और इंडिया ने अपने पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब का परीक्षण राजस्थान पोखरण में किया। बट प्रॉब्लम क्या होता है मैं बता दूं, जब भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तब एक बड़ा मशरूम सा क्लाउड बनकर आता है ना, और क्योंकि ऐसा कोई क्लाउड बना नहीं था 1974 में, इसलिए दुनिया ने क्या बोला कि इंडिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब की बस हवा उड़ाई है, बनाई नहीं है इन्होंने, मतलब एक फेक न्यूज चला दी, प्रोपेगेंडा जिसको बोलते हैं आप। उसके बाद सन 1998 अटल बिहारी वाजपेयी ऑपरेशन फिर चला जिसका नाम पड़ा ऑपरेशन शक्ति, और इसी राजस्थान के पोखरण में 5 न्यूक्लियर बॉम्ब बैक टू बैक टेस्ट किए गए, और इंडिया उस समय बना एक न्यूक्लियर पावर। मैं आपको यह बता रहा हूं कि न्यूक्लियर बॉम्ब वैसे तो 1974 में ही बनकर तैयार हो गया था, बट इट इज लाइक कि हम लोगों ने दो तरीके के बॉम्ब्स होते हैं, फ्यूजन और फिशन, और 1998 में हमने दोनों ही तरीके के बॉम्ब्स का यहां पर टेस्ट किया था, और इंडिया एक ट्रू न्यूक्लियर पावर बना था 1998 में।
यहां तक समझ में आती है बात मेरी बेटा? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, तो यहाँ पर दो ऑपरेशन के नाम न्यूक्लियर टेस्ट के साथ जोड़ लेना। स्माइलिंग बुद्धा 1974, ऑपरेशन शक्ति 1998। दोनों समय पीएम कौन थे? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा में पीएम इंदिरा गांधी और 1998 में पीएम अटल बिहारी वाजपेयी। इसके बाद नेक्स्ट, दोनों ही पोखरण में हुए हैं, राजस्थान। इसके ऊपर एक मूवी बनी है परमाणु के नाम से, है ना, वो जॉन अब्राहम। वो परमाणु मूवी जिस ऑपरेशन को कवर कर रही है वो ऑपरेशन शक्ति है, ठीक है, वो आपका स्माइलिंग बुद्धा नहीं है। 38 ऑपरेशन शक्ति। अब मेरे से पीएम पूछ रहे हैं मैडम, एक ट्रू न्यूक्लियर पावर। तो डीआरडीओ का फाउंडेशन डे, डीआरडीओ का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट हुआ इस साल, 68th फाउंडेशन डे, 68th। डीआरडीओ बेटा 1 जनवरी 1958 को सेटअप हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट, 9 जनवरी को एक बहुत इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट होता है। क्या दिन का नाम है? प्रवासी भारतीय दिवस। कोई मुझे इसके पीछे की हिस्ट्री बता सकता है? 9 जनवरी ही क्यों? जी, 9 जनवरी को ही क्यों बेटा? 9 जनवरी 1915 क्या नाम है इनका? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, प्रवासी। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए थे, तो उनकी भारत वापस आने के उपलक्ष्य में आप लोग हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। साउथ अफ्रीका 1915। इसके बाद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। ये कॉन्फ्रेंस कहां पर हुआ इस बार? इंडिया। नेक्स्ट, फर्स्ट कंट्री टू कमर्शियली मैं बेटा बुला रहा हूं किसी को, एक बारी बुला के लाना बेटा। फर्स्ट कंट्री टू कमर्शियली प्रोड्यूस बायोबिटुमिन। वो स्क्रीन नहीं चल रही बच्चों की। इंडिया आ रहा हूं। अब बायोबिटुमिन जो है वो प्लांट मटेरियल है। बायोबिटुमिन प्लांट मटेरियल है, जिस प्लांट मटेरियल से ये लोग जनरली सड़कें वगैरह बनाते हैं। तो चारकोल जो होता है आपका, चारकोल में प्लांट मटेरियल को मिलाकर सड़कें बनाई जाती है। आपको बता दूं, इससे प्लांट मटेरियल को जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, जलाओगे नहीं तो क्या होगा? जलाओगे नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट नहीं होगी, वातावरण पोल्यूट नहीं होगा। और ये सब काम जो है वो यहाँ पर इंडिया करना शुरू कर दिया। हमारे हाईवेज वगैरह जो है वो अब सब प्लांट बायोबिटुमिन से बनेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, एक बुक है जिस बुक का नाम है हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड।
बेटा प्लांट मटेरियल जलाने की बजाय उसको सड़कों में यूज किया जाए बनाने के लिए, उसको बायोबिटुमिन कहते हैं आप लोग। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। और ये बुक लिखी है प्रेम प्रकाश ने। इस बुक में इंडिया के अनसंग हीरोज के बारे में लिखा हुआ है। अनसंग हीरोज मतलब वो फ्रीडम फाइटर्स जिनके बारे में कोई बात नहीं करता ज्यादा, जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए आपके, है ना, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इनके बारे में एनसीईआरटीज में ज्यादा नहीं लिखा हुआ है। हाँ। इसके बाद 43 इंडिया का पहला इंडियाज फर्स्ट फुल्ली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इंडिया का पहला पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब इस पूरे कोर्ट में फाइलिंग जो होता है ना, जो क्या कहते हैं कोर्ट केस की फाइलिंग होती है या कुछ भी, वो पेपर प्रिंट नहीं होता है, सबको टैबलेट दिए गए हैं, सारी चीजें डिजिटल होती हैं। इंडिया का पहला फुल्ली पेपरलेस डिजिटल कोड है ये, और कोर्ट है ये बना है कलपेटा, वायनाड डिस्ट्रिक्ट, केरला। वायनाड डिस्ट्रिक्ट, तो वायनाड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ये केरला का। ठीक है जी, आज करंट अफेयर्स यही तक। वायनाड, WAYANAD। मैम NAD लिखना था, ND लिख दिया मैंने गलती से। वायनाड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाँ जी।